स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आज का बाजार। और इस शो में हम आपको बताएंगे कि आज दिन भर बाजार का सेटअप कैसा रहा, कौन कौन सी अहम खबरें आई दिन के दौरान और इसके अलावा अहम नतीजे कौन कौन से आए, इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे और मार्केट एक्सपर्ट्स के कुछ व्यू भी आपको सुनवाएंगे कि बाजार पर उनकी राय क्या बन रही है। लेकिन चलिए सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं आज के मार्केट से। और आज बाजार में हमने देखा कि दिन भर दायरे में कारोबार हो रहा था, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही, और जो क्लोजिंग हुई वो हल्की गिरावट के साथ हुई। लेकिन 18,300 के नीचे निफ्टी क्लोज हुआ, लेकिन बैंक निफ्टी उसके उलट कारोबार कर रहा था। वहां पर हरे निशान में क्लोजिंग हुई, तेजी थी, लेकिन यहाँ पर भी जो क्लोजिंग हुई इसके बाद हमने देखा कि 150 अंकों का उछाल बैंक निफ्टी में देखने को मिला। और आज हमने देखा कि फार्मा और मेटल शेयरों ने दबाव बनाने का काम किया। और चढ़ने वाले शेयरों इंडेक्स की अगर बात करें तो आज हमने देखा कि आईटी स्टॉक से सपोर्ट था और इसके अलावा कंज्यूमर ड्यूरेबल और रियल्टी शेयरों में भी आज अच्छी तेजी देखने को मिली। उसके अलावा पावर शेयरों में भी आज अच्छी तेजी के साथ कारोबार हो रहा था। तो ये कुछ इंडेक्स थे जो कि यहाँ पर सपोर्ट कर रहे थे बाजार को। लेकिन आज ब्रॉडर इंडेक्स में हमने देखा कि काफ़ी कुछ एक्शन दिख रहा था। अगर निफ्टी में चढ़ने वाले शेयरों पर नजर डाले तो आज का टॉप गेनर था अदानी एंटरप्राइजेस, और अदानी ग्रुप की तमाम कंपनियां आज अच्छी तेजी के साथ कारोबार कर रही थी। 4% की तेजी अदानी एंटरप्राइजेस में देखने को मिली और इसी के साथ निफ्टी का टॉप गेनर वहां पर अदानी एंटरप्राइजेस था। 13 मई को बोर्ड की बैठक होगी जिसमें कि पूंजी जुटाने पर विचार किया जाएगा, और इसके चलते आज हम देख रहे थे कि अदानी ग्रुप के शेयरों में अच्छी तेजी थी। अदानी पोर्ट भी 2.5% ऊपर, एशियन पेंट्स में भी अच्छी तेजी थी। आज यहां पर कंपनी के काफी बेहतरीन नतीजे आए, मार्जिन भी बढ़कर 21% हो चुका था, जिसके चलते शेयर में आज हमने अच्छी तेजी देखी। उसके अलावा HUL भी करीब 3% की मजबूती के साथ कारोबार कर रहा था। अब आते हैं लूजर पर, जो कि बाजार पर आज दबाव बनाने का काम कर रहे थे, और वो था डॉक्टर रेड्डीज। भारी गिरावट देखने को मिली, 7% की गिरावट हमने आज डॉक्टर रेड्डीज लैब में देखी। कमजोर नतीजे थे यहाँ पर। LNT के भी अनुमान से कमजोर नतीजे आए और उसके चलते शेयर में करीब 5% से ज्यादा की गिरावट वहां पर दिखी। लेकिन मैनेजमेंट का कहना था कि अगले 2 तिमाही तक मार्जिन में नरमी के आसार बने रहेंगे, तीसरी तिमाही से मार्जिन में सुधार दिखना शुरू होगा। लेकिन LNT में आज दिन भर दबाव के साथ काम किया। हिंडाल्को में भी यहाँ पर नोवेलिस के नतीजे आए, जो कि हिंडाल्को की 100% सब्सिडरी है। यहाँ पर भी जब नतीजे आए हमने देखा कि करीब 3.5% की गिरावट हिंडाल्को में भी देखी। नोवेलिस की बिक्री में भी 9% की गिरावट और कामकाजी मुनाफा भी करीब 6% गिरा कंपनी का। और डिवीज लैब भी आज कमजोरी के साथ ही कारोबार कर रहा था। तो फार्मा और मेटल शेयरों ने आज बाजार में दबाव बनाने का काम किया। अब आते हैं मिड कैप में गिरने वाले शेयरों में। तो आज AB कैपिटल, लॉरस लैब्स, IGL और एल्केम लैब जैसे स्टॉक्स आज कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे थे। वहीं तेजी वाले शेयरों पर नजर डाले तो आज मिड कैप में काफी ज्यादा एक्शन था। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन और नतीजों के चलते भी एक्शन काफी अच्छा दिख रहा था। गुजरात गैस में अच्छी तेजी थी, GSPL में शानदार तेजी देखने को मिली। ट्रेंड और EU स्मॉल फाइनेंस भी मजबूती के साथ कारोबार कर रहे थे। गुजरात गैस नतीजे अच्छे, 5% से ज्यादा की तेजी गुजरात गैस में आज देखने को मिली। इसके अलावा और भी काफी सारे स्टॉक्स थे जो कि आज खबरों के चलते यहाँ पर एक्शन में थे। वोडा आइडिया में हमने देखा कि HNI की खरीदारी हो रही है और कुछ अगले महीने तक रिवाइवल प्लान भी लाने की योजना है। इस वजह से हम देख रहे थे कि वोडाफोन आइडिया आज चल रहा था। न्यूलैंड लैब में अच्छी तेजी देखने को मिली, यहाँ पर भी HNI बाइंग है और पिछले 29 सालों में सबसे बड़ी तेजी देखने को मिली। और अगर फरवरी 2022 से कंपेयर करेंगे तो करीब 80% से ज्यादा की तेजी आज न्यूलैंड लैब में हमने देखी। तो ये कुछ स्टॉक्स थे जो आज बस कर रहे थे। किर्लोस्कर लैब्स में भी अच्छी तेजी थी, आज नतीजा अच्छा है। उसके बाद करीब 20% की तेजी किर्लोस्कर लैबोरेटरीज में भी हमने देखी। तो आज न्यूज बेस्ड एक्शन, नतीजों के चलते आज एक्शन काफी ज्यादा था। मिड कैप स्पेस में कुछ बड़े हैवी वेट काउंटर ने यहाँ पर दबाव बनाने का काम किया, जिसकी वजह से निफ्टी में दबाव था। लेकिन ओवरऑल अगर मार्केट की बात करें तो अच्छी मजबूती थी। तो आज जो एक्सपायरी हुई है वो 18,300 के लेवल पर वीकली एक्सपायरी देखने को मिली निफ्टी की। वहीं बैंक निफ्टी ने मजबूती के साथ यहाँ पर क्लोजिंग दी। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस बाजार में एक्सपर्ट्स का क्या व्यू बन रहा है, एक एक करके आपको ये सुनवा देते हैं। और आज हमारी बात हुई आनंद राठी ग्रुप के को फाउंडर और वाइस चेयरमैन प्रदीप गुप्ता से, और उनके मुताबिक घरेलू बाजार के फंडामेंटल्स बेहद मजबूत नजर आ रहे हैं। निवेशकों को इस समय मिड कैप, स्मॉल कैप, IT और ऑटो शेयरों में निवेश के लिए मौके तलाशने की जरूरत है और इस सेगमेंट में बेहतर ग्रोथ और अच्छे रिटर्न की उम्मीद भी की जा रही है। आइए आपको सुनवा देते हैं।
अगर हम देखें बेसिकली हमारी इंडियन इकोनॉमी लार्जली मिड एंड स्मॉल कैप पे ज्यादा चलती है, और अगर हम पीछे का ट्रेंड देखें तो मिड एंड स्मॉल कैप में थोड़ा सा बीटन डाउन हुआ था, थोड़ा सा पी लेवल भी कम हुआ था, तो वहां पे वापस से, और वहीं पे वही एक ऐसा सेक्टर है जहां पे हमको एक्स्ट्रा ग्रोथ मिलने देखने को मिलेगी। अगर मैं कहूँ अगर लार्ज कैप स्टॉक्स में या लार्ज कैप कंपनियों में अगर 10 से 12% की ग्रोथ आती है, तो मिड एंड स्मॉल कंपनियों में वो ग्रोथ का फैक्टर आपको 15-20 और 20 से ऊपर देखने को मिलता है। तो आई थिंक वहां पे ग्रोथ फास्टर होगी, तो ऑब्वियसली वहां पे देखना जरूरी, और हमारी इकोनॉमी एज ए होल मिड और स्मॉल कैप पे बेस करती है, तो वहां पे मुझे लगता है कि अच्छा नतीजा और अच्छा रुझान पॉजिटिव साइड में देखने को मिलेगा। पर सवाल ये है कि इमीडिएट मिलेगा कि नहीं, ये एक बात है, क्योंकि ये बाजार वास्तव में, जैसे मैंने वापस दोहराऊंगा, इस सेंटिमेंट में भी काफी इंपैक्ट करता है। तो कई बार वॉलेटिलिटी के कारण और सेंटिमेंटल के इंपैक्ट के कारण मार्केट में अप्स एंड डाउन देखने को मिल सकते हैं। बट हाँ, ये सही समय है, और बाजार थोड़ा भी अगर रिएक्ट करता है डाउन साइड में, तो वापस सही समय है मिड एंड स्मॉल कैप के स्टॉक्स को देखने का इन बाजारों में। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हमारे बाजारों की, हमारी इकोनॉमी की होगी, तो मनी ऑलवेज चेज जहां पे रिटर्न्स आर बेटर। सो बहुत क्लियर मेरा मानना है कि एफआई ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा आगे आने वाले समय में। और अभी जैसा कि पिछले कुछ समय से आप एक न्यूज देख भी रहे होंगे कि रशियन से हमारा पॉजिटिव बैलेंस कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है, तो रशियन मनी जितना भी है उसका इन्वेस्टमेंट भी थ्रू एफआई रूट ही आएगा, क्योंकि एफडीआई रूट में जाने में अभी उनमें समय लगेगा। बट एफपीआई रूट में डेफिनेटली जो पैसा यहाँ पड़ा है, रूपी रूबल जितना भी ट्रेड हो रहा है, उसका जितना भी सरप्लस हमारे यहाँ पड़ा है, वो भी हमारे एफपीआई के रूट के थ्रू आने का चांसेस बनते हैं। लार्जली या तो डेट में आए या इक्विटी में आए, वो डिफरेंट है, वो डिसीजन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम देखने को मिलेगा। बट जहां तक एफपीआई का सवाल है, आई थिंक इस बाजारों में कॉन्स्टेंटली पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मुझे लगता है मिलेगा। सेक्टर वाइज अगर देखें तो जैसे आईटी मिड कैप की स्टोरीज अच्छी लगती है, इसी तरह एफएमसीजी और कंजम्पशन से रिलेटेड स्टोरीज मुझे लगता है आनी शुरू होगी, और वो वहां पे जरूर देखना चाहिए, क्योंकि अब धीरे धीरे पॉजिटिविटी टुवर्ड्स टॉप लाइन ग्रोथ की तरफ भी जाना शुरू होगी। तो मुझे ये लगता है ये होगा। इसी तरह ऑटो और ऑटो इंसुलरी जो अब तक काफी सबड्यूड रहे, उस सेक्टर में भी आई थिंक काफी अच्छा मूव देखने को मिल सकता है आने वाले समय में। चलिए अब आपको बताते हैं कि कमोडिटी मार्केट में आज दिन भर किस तरह का एक्शन देखने को मिल रहा है, और विश्व मोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी देकर। विश्व मोहन बताइए। देखिए, कमोडिटी मार्केट में अगर आज एक्शन की बात करें तो कच्चे तेल से शुरुआत करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अच्छी तेज़ी दिख रही है। घरेलू बाजार में तो 1.5% से ज़्यादा की तेज़ी दिख रही है, इंटरनेशनल मार्केट में भी 1% तक की तेज़ी दिख रही है। पिछले हफ्ते से अगर बात करें तो 7% तक की रिकवरी यहाँ पर आ चुकी है, और आगे भी लग रहा है कि ये रिकवरी थोड़ी सी और स्ट्रेच हो सकती है। लेकिन चिंता किस बात की है, तो चिंता है कि यूएस में जो महंगाई के नंबर्स आए हैं उसके बाद से फिर से एक बार अनसर्टेनिटी बन गई है कि क्या जून में यूएस फेड ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर सकता है क्या। तो इस तरह की संभावनाएं बन रही है। जो ट्रेडर्स के व्यू हैं वो अब चेंज हो रहा है। पहले लग रहा था कि पॉज होगा, वो अब संभावनाएं तेज हो रही है। और साथ ही ग्लोबल ग्रोथ को लेकर चिंता है, डिमांड घटने को लेकर चिंता है। हालांकि इस बीच जो पिछले हफ्ते यूएस के जो स्टॉक के जो आंकड़े आए हैं, वो स्टॉक में यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिली है, उससे हालांकि दबाव बनना चाहिए था। लेकिन गैसोलीन के स्टॉक यहाँ पर कम हुए हैं, उससे लग रहा है कि डिमांड आगे और बढ़ सकती है। तो ये एक फैक्टर है जो सपोर्टिव फैक्टर है। सोने चांदी की बात करें तो सोना आज हालांकि हल्की नरमी दिखा रहा है, 100 से 200 रुपए की गिरावट ही दिख रही है। लेकिन चांदी में एक बिकवाली बढ़ती जा रही है। इंडस्ट्रियल मेटल्स में ही, पूरे बेस मेटल्स में जो गिरावट दिख रही है उसका इम्पैक्ट चांदी पर भी है, क्योंकि चांदी एक इंडस्ट्रियल मेटल भी है। तो 1000 रुपये से ज़्यादा की गिरावट हम घरेलू बाजार में देख रहे हैं। $25 तक फिसल चुकी है चांदी कॉमेक्स पर भी। तो एक बिकवाली का माहौल चांदी में, लेकिन कच्चा तेल आज तेजी दिखा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका विश्व मोहन, ये सारी जानकारी देने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एमएससीआई इंडेक्स में क्या बदलाव हो रहे हैं ये आपको एक डिटेल दे देते हैं। और हमारे साथ सौमित जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी लेकर। सौमित बताइए। नेट बेसिस पे अगर हम देखें तो एनालिस्ट एक्सपेक्ट करे करीब $1.3 बिलियन का इनफ्लो आ सकता है।
50% से ज़्यादा जो पार्ट है इस इन्फ्लोज का वो सिर्फ एक स्टॉक की तरफ जाएगा और वो है कोटक महिंद्रा बैंक। बट पहले हम बात कर लेते हैं कौन से स्टॉक्स इंक्लूड हो सकते हैं और कौन से एक्सक्लूड हो सकते हैं। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और मैक्स हेल्थ केयर, ये दो स्टॉक्स की हाई चांसेस है MSCI इंडेक्स में इंक्लूड होने की, और इंक्लूजन के कारण जो इन्फ्लोज हो सकते हैं वो करीब 180 to 250 मिलियन US डॉलर्स के एक्सपेक्टेशंस है। अब पावर फाइनेंस, कमिंस इंडिया और अशोक लीलैंड की अगर हम बात करें तो इन तीनों स्टॉक्स की मीडियम टू हाई चांसेस है MSCI इंडेक्स में इंक्लूड होने के, और अगर इंक्लूड हो जाते हैं तो जो इन्फ्लोज होंगे वो करीब 140 to 150 मिलियन US डॉलर्स का हो सकता है। अब एक्सक्लूजन साइड में अगर हम बात करें तो एनालिस्ट के हिसाब से इंडस टावर्स एक स्टॉक है जो एक्सक्लूड हो सकता है MSCI इंडेक्स से, और एक्सक्लूजन के कारण करीब 83 मिलियन US डॉलर्स का आउटफ्लो हो सकता है, जो कि करीब 5 टाइम्स है इसके 20 डे एवरेज के सामने। अब अगर हम वेट रिडक्शन और वेट एडिशन की बात करें तो एडिशन के सामने सबसे बड़ा नाम आता है कोटक महिंद्रा बैंक का, जिसके वजह से करीब 740 मिलियन US डॉलर्स के इन्फ्लो एक्सपेक्टेड है स्टॉक में। उसके अलावा इंडिगो, संवर्धना मदरसन और जोमेटो जैसे स्टॉक के भी वेटेजेस बढ़ सकते हैं MSCI इंडेक्स में, जिसके वजह से जो इन्फ्लो होगा वो करीब 19 to 28 मिलियन US डॉलर्स का होगा। अब कुछ दिन पहले MSCI ने अनाउंसमेंट किया था और उससे हमें पता चला है कि अडानी ट्रांसमिशन और अडानी टोटल गैस के वेटेजेस कम होने वाले हैं, बट एनालिस्ट के हिसाब से वेटेजेस कम होने के कारण जो आउटफ्लो हो सकते हैं दोनों स्टॉक में वो करीब 82 to 124 US मिलियन डॉलर्स के हैं, जो कि करीब 7 to 10 टाइम्स है इसके 20 डे एवरेज वॉल्यूम के सामने। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सौमित आपको ये सारी जानकारी देने के लिए। लेकिन चलिए, आपके देखिए स्क्रीन पर एक खबर चल रही होगी मैनकाइंड फार्मा से जुड़ी। सुबह से ही हम आपको अपडेट दे रहे थे कि वहाँ पर IT विभाग की छापेमारी हुई है, और अब मैनकाइंड की तरफ से इस खबर की पुष्टि भी हुई है। एक्सचेंजेस पर उनका क्लैरिफिकेशन आ चुका है कि यहाँ पर छापेमारी की बात चल रही है, ऑफिशियल्स को पूरा कॉर्पोरेट कर रहे हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट ऑपरेशनल परफॉर्मेंस पर नहीं पड़ेगा। जो भी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए वो प्रोवाइड कर रहे हैं, और इसके अलावा भी वो अपडेट करते रहेंगे जांच में जो भी कुछ सामने निकल कर आएगा। तो यहाँ पर फिलहाल वो ये कह रहे हैं कि ऑपरेशनल कोई इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा मैनकाइंड फार्मा के केस में। इस वजह से हम देख रहे हैं कि स्टॉक में गिरावट आई थी, लेकिन उसके बाद अच्छी रिकवरी के साथ सपाट क्लोजिंग मैनकाइंड फार्मा में देखने को मिली। चलिए, ये एक अपडेट इस खबर से जुड़ा जिस पर कि सुबह से हमारी नजर बनी हुई थी। अब बात करते हैं कुछ और भी अपडेट्स की, और मिलेनियल्स में म्यूचुअल फंड निवेश का क्रेज बढ़ गया है। पिछले 5 सालों में केस कैसे रहा, मिलेनियल्स इन्वेस्टर्स का निवेश का ट्रेंड बताने के लिए शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, बताइए। जी बिल्कुल, मिलेनियल इन्वेस्टर्स की पिछले 5 साल में कैसी रही है इन्वेस्टमेंट पैटर्न म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, उसको लेके हम बात करने वाले हैं। ये कैम्स की रिपोर्ट आई है और लगभग 85 लाख नए इन्वेस्टर्स जो मिलेनियल सेगमेंट में वो जुड़े हैं इस सेगमेंट में। लेकिन याद रखिए, मिलेनियल सेगमेंट होता क्या है। जो लोग 80s में बॉर्न होते हैं, अर्ली 80s में या मिड 90s में, उन्हें मिलेनियल का जो है टर्म दिया गया है। और इसके अलावा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो है ऑलमोस्ट 54% नए शेयर के जो है भागीदार है। 30% मिलेनियल्स फीमेल इन्वेस्टर्स हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। लेकिन एक जो कह सकते हैं स्क्यू, जो 85% जो कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ आपका टियर 1 टियर 2 सिटीज़ अर्बन लोकेशन से देखने मिल रही है। अब आप देखिए ये ग्रोथ कैसे हो रहा है। नए इन्वेस्टर्स मिलेनियल्स FY19 से FY21 तक मैसिव ग्रोथ देखने मिला। हालांकि थोड़ी सी प्लेटो ज़रूर हुई है FY22 और FY23 को आंकड़ों को लेके। लेकिन ये इंटरेस्ट आया क्यों म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में मिलेनियल इन्वेस्टर्स का? सबसे पहला बात है कि पैंडेमिक पीरियड में बड़ी इंटरेस्ट आई है। इसके अलावा अगर FY23 की वॉलेटिलिटी और अनसर्टेनिटी देखें, तभी भी निवेशक जो है बने हुए मिलेनियल इन्वेस्टर्स और आगे जाते हुए भी कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। ऑफ कोर्स डिजिटल अडॉप्शन वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगर रहा है। देखा जाएगा ब्रेकअप के तो इन्वेस्टमेंट कैसे हुआ, तो लमसम का लगभग 30% हुआ है, और SIP की बात करें तो लगभग 70% का हुआ है। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट आंकड़ा है जिस पे हम फोकस करेंगे, जहाँ पे मिलेनियल्स को शेयर जो परसेंटेज इन टोटल SIP रजिस्ट्रेशंस उसको देखते हैं वो आंकड़े को। और वो आंकड़े में देखें तो FY19, 20, 21 में जो है एक टाइप से लिनियर ग्रोथ रहा है 19 से लेकर 26% तक। पर आप जो जंप देख रहे हैं FY22 और FY23 में, वो भी अभी मेंटेन्ड है, 30% के ऊपर है। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि मिलेनियल इन्वेस्टर्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और बहुत अच्छी सपोर्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब फोकस करते हैं कुछ नतीजों पर। टाटा मोटर्स के नतीजे कल आने वाले हैं, नतीजों से क्या अनुमान है बताने के लिए सृष्टि जुड़ चुकी हैं। सृष्टि, बताइए।
इस बार टाटा मोटर्स के अगर बिजनेस परफॉर्मेंस की बात करें तो अक्रॉस द सेगमेंट, चाहे आप JLR डिवीजन ले लीजिए या फिर भारतीय कारोबार, वहाँ पे वॉल्यूम्स काफ़ी अच्छे देखने को मिले, जहाँ पे तिमाही दर तिमाही ज़बरदस्त ग्रोथ दिखाई इनके JLR डिवीजन ने, करीब 9.5% की वहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ थी। वहीं भारतीय कमर्शियल और पैसेंजर व्हीकल भी साल दर साल वॉल्यूम्स वहाँ पे बढ़ती हुई नजर आई। और इसके अलावा हमने देखा कि कंपनी ने प्राइस हाइक्स भी लिए, ऑपरेटिंग लेवरेज का एक फैक्टर मिला, और साथ ही साथ जिस तरीके से कच्चे माल की लागत में कमी आई है वो भी टाटा मोटर्स के लिए बेनिफिशियरी बताया जा रहा है। एक और पॉइंट जो कि इनके JLR का प्रोडक्ट मिक्स अगर देखें, जो महंगी गाड़ियां हैं जो कि नए लॉन्चेस किए हैं कंपनी ने, वहां पे ट्रैक्शन काफ़ी मजबूत था, तो प्रोडक्ट मिक्स भी अच्छा था। इन सभी नंबर्स को फैक्टर इन करें तो अच्छे आंकड़ों की उम्मीद है, जहां पे तिमाही दर तिमाही कंपनी की आय करीब 18% बढ़ती हुई नजर आ सकती है। EBITDA के फ्रंट पे हमें लगभग 13,000 करोड़ के आसपास ये आंकड़ा आने की उम्मीद है, और इसके अलावा मार्जिन भी तिमाही दर तिमाही और साल दर साल सुधार के साथ 12.4% की हम उम्मीद लगा रहे हैं। और आखिरी में मुनाफे में करीब 4,300 करोड़ ये आंकड़ा आने की हमारी उम्मीद है। पर JLR डिवीजन पे खास तौर से नजर रहेगी, क्योंकि वहां पे हम देखें तो वित्तीय वर्ष 2023 की शुरुआत कंपनी ने नेगेटिव EBIT मार्जिन से की थी, उसके बाद -4.4 से लेके 2.4, 3.7 ये आंकड़े सुधरते हुए नजर आए, और इस बार 6% के EBIT मार्जिन्स की हम उम्मीद लगा रहे हैं। और तिमाही दर तिमाही अगर इनके इंडिया बिजनेस की बात करें तो वहाँ पे भी 1% से ज़्यादा बेसिस पॉइंट का हमें जंप की उम्मीद है। नंबर्स के अलावा डिविडेंड पे खास तौर से नजर रहेगी। 2016 के बाद टाटा मोटर्स अपना डिविडेंड अनाउंस करेगी, क्या कुछ लेकर उस पर अपडेट्स आता है वो काफ़ी अहम और इंटरेस्टिंग होगा देखना। बिल्कुल सृष्टि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप बनी रहिए हमारे साथ, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।